Good morning, students. Very happy Children Day to all, first of all. So, students, as we are discussing chapter industries, आज हम chapter industries डिस्कस कर रहे हैं. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में, क्या चीज़ें बनती हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं इंडस्ट्रीज़ के, उसके बारे में हम बात करेंगे. सो आपका चैप्टर शुरू होता है एक क्वेश्चन से. क्वेश्चन क्या है? हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट नोटबुक यू यूज फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी सोचा कि जो आपके पास एक नोटबुक भी है जिस पे आप लिखते हो, वो एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजर के निकलती है और उसमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. इसकी जर्नी कहाँ से शुरू हो रही है? इसकी लाइफ शुरू हो रही है एक ट्री से. ठीक है. एक चीज़ जो ट्री का हिस्सा थी, उस ट्री को काटा गया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया गया पल्प मिल में. ठीक है. वहाँ पे जो ट्री की वुड है वो प्रोसेस की गई, उसको प्रोसेस किया गया और उसके बाद उसको वुड पल्प में कन्वर्ट किया गया. वुड पल्प क्या है? इट वॉज मिक्सड विद केमिकल्स एंड फाइनली चेंज्ड इनटू पेपर बाय मशीन. ये जो वुड पल्प है उसके बाद मिक्स किया गया केमिकल्स के साथ और फाइनली उसको चेंज होके वो पेपर की फॉर्म में आया मशीन्स के थ्रू. ठीक है. और ये जो पेपर है उसके बाद उस पे इंक लगाई गई और केमिकल्स यूज किए गए और उसके ऊपर वो लाइंस जो आप अपनी नोटबुक पे देखते हो वो बनाई गई. देन फाइनली उसके बाद पेजेस वर बाउंड इन अ फॉर्म ऑफ ए नोटबुक. उन पेजेस को इकट्ठा लाके उनको बाइंड किया गया, बाउंड किया गया और उसको नोटबुक की फॉर्म में लाया गया. उसके बाद उसकी पैकेजिंग हुई और उसके बाद वो मार्केट में भेजा गया सेल करने के लिए, बेचने के लिए. और फाइनली आप मार्केट से इसको खरीद के लेके आए और ये आपके हाथों में आई. तो दैट शोज इट्स हैज अ लॉन्ग प्रोसेस. ओके. दीज थिंग्स आर सेकेंडरी एक्टिविटीज़. ठीक है. ये हमारी सेकेंडरी या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है जिसमें रॉ मटेरियल जैसे हमने बुक का जो एग्जांपल देखी उसमें हमारा रॉ मटेरियल है वुडन पल्प. ठीक है. वुड जो है वो रॉ मटेरियल है जो ट्री से मिली. उस रॉ मटेरियल को उसके बाद एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया गया और उसमें वैल्यू उस प्रोडक्ट की ज़्यादा ऐड हुई और उसके बाद वो लोगों तक पहुंचा. As you have seen, pulp has changed into paper and paper into a notebook. These represent the two stages of manufacturing process. Similarly, paper made from pulp, पेपर जो पल्प से बना और क्लोथ जो कॉटन से बना, उसमें वैल्यू ऐड बीच में हो गई. इट had value added to them at each stage of manufacturing process. जैसे जैसे हर एक स्टेज गुजरती गई मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें वैल्यू ऐड होती गई. इस तरीके से जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था, रॉ मटेरियल था, जैसे कि वुड है या फिर कॉटन है, वो उसकी वैल्यू से जो फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास आया, चाहे वो पेपर आया वुड के बाद या फिर क्लोथ आया कॉटन के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के बाद, वो जो फिनिश प्रोडक्ट है अभी उसकी ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई और उसकी यूटिलिटी भी पहले के मटेरियल से, रॉ मटेरियल जो था वुड था या फिर कॉटन था, उससे ज़्यादा बढ़ गई. ठीक है. तो ये है इंडस्ट्री की वैल्यू. इससे हमें पता चल रही है कि इंडस्ट्री की वजह से जो हमारे पास प्रोडक्ट है किस तरीके से उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है. नाउ अभी हम समझते हैं बेसिकली व्हाट द वर्ड इंडस्ट्री मीन्स. व्हाट डज योर बुक स्टेट्स?
इंडस्ट्री बेसिकली रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंसर्न, जिसका लेना देना है प्रोडक्शन से, जिसमें चीज़ें बनाई जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है, गुड्स की फॉर्म में वो हमें मिलती हैं, ठीक है। गुड्स कुड भी आपके सोप हो सकते हैं, गुड्स गुड्स जो भी फिनिश प्रोडक्ट हमें मिलता है उन सबको गुड्स बोला जाता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, इंडस्ट्री के जो प्रोसेस में है वो इंक्लूड होता है जहाँ पे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, चाहे वो फॉर एग्जांपल आयरन ओर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, रॉ गोल्ड हो सकता है, या फिर कोयल हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह का मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करके, जैसे आयरन ओर से हम उसको प्रोसेस करेंगे एंड विल सेंड दैट, उससे पहले उसको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में डाला जाए लेके जाया जाएगा, फिर उसका प्रोसेस किया जाएगा और फिर वहाँ से हमें आयरन से बने हुए या स्टील से बने हुए प्रोडक्ट्स जो हैं, गुड्स जो हैं वो हमें मिलेंगे, ठीक है। या फिर कोयल माइनिंग इंडस्ट्री, जिसमें से कोयल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव इंडस्ट्रीज लाइक टूरिज्म इंडस्ट्री, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड जो है वो की जाती है, इट्स सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री। सो नाउ अभी हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कैसे उस अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, दैट विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इंडस्ट्री को हम क्लासीफाई या उनकी टाइप्स बता सकते हैं, किसके बेसिस पे, उसके रॉ मटेरियल के बेसिस पे, साइज और ओनरशिप के बेसिस पे, ठीक है। इन सब के बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमारी रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, ठीक है। रॉ मटेरियल के बेस पे जो कच्चा माल है, जैसे कि जो हमने प्रोसेस देखा मैन्युफैक्चरिंग का, इस पेपर मेकिंग में, उसमें रॉ मटेरियल क्या था, वुड, ठीक है, वो कच्चा माल क्या था, वुड। कॉटन टेक्सटाइल के टाइम पे, कॉटन क्लोथ के टाइम पे जो रॉ मटेरियल था वो कॉटन। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे कौन सी इंडस्ट्री कैसा मटेरियल बेस ले रही है, उसके बेसिस पे सबसे पहले हम अलग अलग इंडस्ट्रीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से देखें, रॉ मटेरियल के हिसाब से कौन सा मटेरियल इंडस्ट्री यूज़ करती है, उसके हिसाब से देखें तो सबसे पहले आती है हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसमें हमारा जो एनिमल प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो इंडस्ट्री वो मटेरियल जो यूज़ करती है उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग मटेरियल, जिसमें क्रॉप्स एग्रीकल्चर के यूज़ किए जाते हैं, या वेजिटेबल ऑयल हो गया, कॉट, ठीक है, वो इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगी जहाँ पे वेजिटेबल ऑयल बनाया जाता है। या फिर कॉटन भी हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। उसके अलावा जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा अमूल ही है, तो वो भी डेयरी प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करता है, तो दैट इज़ ऑल्सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। देन वी हैव लेदर इंडस्ट्री, ठीक है, लेदर इंडस्ट्रीज जिसमें लेदर यूज़ किया जाता है, दोज आर लेदर इंडस्ट्रीज, दैट इज़ ऑल्सो, वो भी एनिमल से आता है। तो ये सारी इंडस्ट्री जिसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, इनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप हमारी आ गई
फर्स्ट टाइप इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. सेकेंड टाइप आ गई हमारी, वी हैव नाउ mineral based industry. As it is clear from name again, नाम से ही पता चल रहा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होगी. उस वो इंडस्ट्री जिसमें बेस मटेरियल इंडस्ट्री का मिनरल यूज किया जाता है. ठीक है, तो उसको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं. मिनरल जैसे पहले भी बात की हमने, जिसमें मिनरल ओर्स यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, आयरन ओर यूज़ किया गया या कोई भी और जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा मिनरल है उसको यूज़ किया गया और उससे फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया. ठीक है, जैसे आयरन ओर से आयरन बनाया गया और फिर वो हमारी चीज़ें आसपास के आपके बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आयरन से बनी है. ठीक है, जिसमें आयरन यूज़ किया गया है, तो वो एक्सट्रैक्ट किया गया आयरन ओर से. तो दोज इंडस्ट्री जो मिनरल्स यूज करती हैं एज अपना बेस मटेरियल, उनको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं. दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर of number of other products. This is used as raw material for manufacture of number of other products. ये बहुत से अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, सच एज हैवी मशीनरी के लिए, आयरन जो है वो हमारे बिल्डिंग्स में भी काम आता है. उसके अलावा रेलवे कोचेस में आयरन यूज़ किया जाता है. इसके अलावा भी आपके आसपास बहुत सी चीज़ें जैसे मैंने बोला आपके पास हैं जो आयरन से बनी गई हैं. देन ये दो तरह की इंडस्ट्री होगी. फर्स्ट वाज एग्रो बेस्ड, सेकंड इज मिनरल बेस्ड, जो हमने बात की. थर्ड टाइप इंडस्ट्री इज मिनरल सॉरी इट्स मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री. मेराइन जो कि अंडर वाटर लाइफ जो है उसको यूज़ करता है, अंडर वाटर मटेरियल जो यूज़ करता है इंडस्ट्री, उसको हम मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री बोल देते हैं. ठीक है, जैसे कि सी से कुछ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, ओशियन से रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है किसी इंडस्ट्री में. फॉर एग्जांपल सी फूड की जो इंडस्ट्री होगी वो मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री होगी हमारी, या फिर फिश ऑयल की जो इंडस्ट्री होगी वो भी मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री होगी. नेक्स्ट द फोर्थ टाइप, जो फोर्थ टाइप है वो आ गई फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जिसमें फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स जो हैं एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, उसको हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जो पल्प है पेपर बनाने के लिए वो फॉरेस्ट से आया. ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल बहुत सी मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं. तो दो इंडस्ट्रीज जो हैं, या फर्नीचर के लिए जो वुड है वो फॉरेस्ट से आता है. बिल्डिंग में वुडन जो वर्क करवाना है वो वुड भी फॉरेस्ट से आता है. तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो ये सारी चीज़ें बनाती हैं उनको हम बोलते हैं हमारी फोर्थ टाइप, विच इज़ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सीधे सीधे नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडस्ट्री जो है किस तरह की, किस टाइप की है. ये तो हो गया, अभी तक हमने समझा रॉ मटेरियल के बेस पे, रॉ मटेरियल को जानते हुए किस तरह की, चार तरह की इंडस्ट्रीज जो है हमारे पास है. ठीक है, नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन वो आ गई साइज की बेसिस पे. तो अभी हम समझेंगे साइज के बेसिस पे इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन. ठीक है, साइज में आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है मनी. ठीक है, कि कौन सी इंडस्ट्री जो है, अगर साइज की बात करें तो कितना मनी उस
उसको इस्टेब्लिश करने में लगेगा या उसको चलाने में लगेगा, तो दैट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो साइज में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विच इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अलावा एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है नंबर ऑफ पीपल। कितने लोग उस इंडस्ट्री में काम करते हैं और प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा हो रही है एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पे जैसे एक महीने में या एक हफ्ते में कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं जब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम साइज़ के बेस पे। तो उस हिसाब से, साइज के हिसाब से हमारे पास है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नाम से ही ये भी पता चल रहा है, इट्स टू इजी, कि स्मॉल स्केल जिसमें कम पैसे इन्वेस्ट करने पड़े, जिसमें लोग जो हैं कम हो काम करने के लिए, और जिसमें वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है, जो चीज़ बनाई जा रही है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल बनाया जा रहा है, क्लॉथ बनाया जा रहा है, तो उसकी प्रोडक्शन जो है वो भी कम होगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। दूसरा है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो वो इंडस्ट्री जिसमें मनी ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, जिसमें लोग ज़्यादा, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे इंडस्ट्री में काम करने के लिए, और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। कि लोग ज़्यादा हैं, मनी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पे होगी, तो उसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, आपने सुना होगा एटलीस्ट, अगर आपने देखा नहीं है तो आपने सुना होगा साउथ में, केरला में कुछ ऐसी, केरला या और भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कुछ और भी ऐसी स्टेट्स साउथ की स्पेशली, वहाँ पे लोग जो हैं वो घरों में अपने, उनके पास एक छोटी इंडस्ट्री है जहाँ पे वो अपने आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे साड़ी बहुत फेमस है साउथ में, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज लोग अपने घरों में रखते हैं जहाँ पे साड़ी बनाई जाती हैं, या कुछ और भी रीजन में आर्टिस्टिक चीज़ें बनाई जाती हैं। तो वो वहाँ पे जनरली क्या होता है, फैमिली मेम्बर ही इन्वॉल्व होते हैं उस स्मॉल छोटी सी इंडस्ट्री में। घर के लोग इन्वॉल्व हैं, 4 5 6 7 जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वो इन्वॉल्व हैं। पैसा इन्वेस्टमेंट उसमें कम है, और प्रोडक्शन भी, क्योंकि हाथ से वो क्लॉथ बना रहे हैं, साड़ी बना रहे हैं, तो प्रोडक्शन भी कम हो रही है, तो वो होगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, आर्टिस्ट अपने हाथों से कोई चीज़ बनाते हैं, बास्केट वीविंग जैसे एक एग्जांपल दिया गया है आपकी बुक पे, या पॉटरी पॉट्स बनाना जो है, वो भी एक छोटी इंडस्ट्री है। ठीक है, छोटे घड़े, छोटे मटके, छोटे मिट्टी के बर्तन जो है वो बनाने, वो भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो आपके आसपास भी, अगर आप गांव के एरिया में रह रहे हो, आपने देखा होगा। ठीक है, और भी कुछ हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री की एग्जांपल है। वो जो इंडस्ट्री, ये जो जिसमें थोड़े से लोग इन्वॉल्व हैं, 6 7 से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसके अलावा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। इसमें ज़्यादा मनी इन्वॉल्व होती है, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा यूज़ की जाती है, और ज़्यादा स्केल पे चीज़ें बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल स्किल वीविंग, सॉरी, इट्स सिल्क वीविंग, सिल्क बनाना जो है, अ, बहुत सी स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं वो साउथ में थी, लेकिन आज बड़ी मशीन्स आ गई हैं, तो उससे वीविंग की जाती है क्लोथ्स की, टेक्सटाइल की। लेकिन क्योंकि मशीन है तो उसके लिए खर्चा भी किया जाएगा ज़्यादा, और उसके साथ उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, तो दैट इज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। Production of automobiles, heavy machinery are large scale industries. अब तीसरी तरह की जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज की, वो आ गई ओनरशिप की।
ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, किसके पास है, किस तरह के सेक्टर के पास है, ठीक है, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज को डिफाइन या क्लासिफाई, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अ, जिसमें आ गया एक तो प्राइवेट सेक्टर, ये भी नाम से क्लियर हो रहा है आसानी से, जहाँ पे एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा, ठीक है, वो हो गया प्राइवेट सेक्टर, या एक इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर हो गया। देन दूसरा आ गया स्टेट आउंड, जिसमें गवर्नमेंट जो है उसके पास वो इंडस्ट्री होगी, या पब्लिक, उसको स्टेट आउंड भी बोलेंगे या पब्लिक सेक्टर भी बोलेंगे, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो एक प्राइवेट सेक्टर आ गया, दूसरा पब्लिक सेक्टर आ गया, फिर तीसरा आ गया जॉइंट सेक्टर, ठीक है, और चौथा आ गया कोऑपरेटिव सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर owned एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स। जैसे मैंने बताया, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज जो हैं उसको कुछ लोग चलाते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, एक इंसान भी उसका ओनर हो सकता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जो है उसको ऑपरेट करती है, उसको चलाती है गवर्नमेंट, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये एक पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री है। अनदर एग्जाम्पल इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। देन नेक्स्ट इसकी टाइप जो है वो है, अभी समझेंगे हम जॉइंट सेक्टर को। व्हाट इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री? Joint sector industries are owned and operated by the state and individual or group of individuals. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो है इसको ओन करती है या ऑपरेट करती है स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से है, ठीक है। उसको या तो गवर्नमेंट जो है उसको ओन करेगी, और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से भी कुछ लोग होंगे, कुछ इंडिविजुअल होंगे, वो भी उसका, उनके पास भी उसके कुछ शेयर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग, मारुति, इनकी बहुत सी गाड़ियां आपने ऑटोमोबाइल से आपको पता होंगी। मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो ओनरशिप के बेसिस पे है, वो आ गया कोऑपरेटिव सेक्टर। नाम से पता चल रहा है इसमें कोऑपरेशन इन्वॉल्व होती है, कुछ लोग जो है आपस में मिल के ये इंडस्ट्री चलाते हैं। कोऑपरेशन किसकी? कोऑपरेशन जो है सप्लायर की, जो रॉ मटेरियल बनाता है और प्रोड्यूस करता है, और वर्कर्स जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी भी, ठीक है। ये सभी मिलके एक कोऑपरेशन से इंडस्ट्री बनाते हैं, और फिर जो इंटरेस्ट मिलता है इंडस्ट्री का वो भी आपस में शेयर किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है, जिसको आप अमूल के नाम से जानते हो, या फिर सुधा डायरी, ये भी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो अमूल ही है, जहाँ पे रॉ मटेरियल जो है सप्लायर जो है, जो किसान है वो प्रोवाइड करते हैं, और फिर सब मिलके वहाँ पे इंडस्ट्री में पहुँचाया जाता है मिल्क, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग होती है, और फिर वो ही मिलके, वर्कर्स मिलके, फार्मर्स मिलके साथ में, वर्कर जो हैं वो इस प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाते हैं, और जो भी इंटरेस्ट इन सब से मिलता है
वो इंटरेस्ट जो है वो ये सब मिलके शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की इंडस्ट्री को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। ठीक है, कोऑपरेटिव वेंचर। तो ये हो गए डिफरेंट सेक्टर्स। ओके, एक बारी फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था रॉ मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, दूसरा हमने देखा साइज के बेसिस पे, और तीसरा हमने देखा ओनरशिप के बेसिस पे। जो फर्स्ट वन था दैट वाज रॉ मटेरियल के बेसिस पे, उसके भी चार टाइप्स थे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, और फोर्थ वन वाज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। देन हमने देखा था साइज के बेसिस पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। एंड फाइनल हमने ओनरशिप के बेसिस पे देखा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री एंड कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। ठीक है, ये सारी टाइप्स क्लासिफिकेशन हमने समझी। अब हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज को क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, कहाँ किस वजह से ज़्यादा इंडस्ट्री एक लोकेशन पे हो सकती है और दूसरी पे नहीं, दूसरी पे कम हो सकती है। व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द इंडस्ट्रीज? जो फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे लोकेशन को, दोज आर रॉ मटेरियल। जहाँ पे इंडस्ट्री को आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ पे इंडस्ट्री की लोकेशन जो है वो वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो पाई जाएंगी। आसानी से उसको रॉ मटेरियल मिल गया, जहाँ पे ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन हुई, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, वहाँ आराम से वहाँ पे टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज होंगी। देन अनदर फैक्टर कुड बी कि जहाँ पे इंडस्ट्री को आसानी से लेबर मिल गया। ओके, आसानी से वर्कर मिल गए इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वहाँ भी लोकेशन हो सकती है। देन पावर सप्लाई, जहाँ पे जो भी पावर सप्लाई यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई या कोल, जो कोई और जो भी पावर सप्लाई यूज़ की जाती है, वो जहाँ पे आसानी से अवेलेबल होगी, इंडस्ट्रीज वहीं पे होंगी, उनकी लोकेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी। यहाँ पे इजीली लैंड इंडस्ट्री बनाने के लिए अवेलेबल होगी, वहाँ लोकेशन होगी इंडस्ट्री की। आसानी से उसको मनी, बाकी की कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, मनी वगैरह मिल पाएंगी, वहाँ आसानी से होगी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ट्रांसपोर्टेशन। आसानी से चीज़ें, जैसे रॉ मटेरियल है वो आसानी से इंडस्ट्री में आ जाए, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। और रॉ मटेरियल के बाद जब फिनिश प्रोडक्ट बन गया, फिनिश्ड गुड बन गया, तो आसानी से उसको मार्केट के पास लेके जाया जा सके। तो ट्रांसपोर्ट होना इंडस्ट्री के आसपास ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल होगी, वहाँ इंडस्ट्री की लोकेशन हो सकती है। देन लास्ट, जहाँ मार्केट आराम से अवेलेबल होगा। इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन तो कर ली, लेकिन बेचेगा तो मार्केट में जाके, तो जहाँ वो मार्केट आसानी से अवेलेबल होगा, वहाँ पे इंडस्ट्री की लोकेशन होगी। दीज ऑल आर द फैक्टर्स जो कि एक इंडस्ट्री की लोकेशन को इफेक्ट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, लैंड, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे अगर हम इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करें, तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो लोकेटेड हैं टेम्परेट एरियाज़ में, जहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड होती है। उसके अलावा सी पोर्ट्स के आसपास ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ रही हैं, स्पेशली नियर, और उसके अलावा स्पेशली नियर कोयल फील्ड, जहाँ पे इजली कोयल मिल सके, वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज जो हैं काफ़ी पाई गई हैं। इंडिया में भी बहुत से इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन,
छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गोंटोर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड द कोलम त्रिवंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये सारी हो गई इंडस्ट्रियल बेल्ट्स। अभी इंडस्ट्रीज हैं तो ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी एक बिग स्पेस है तो वहाँ पे सब कुछ स्मूथ ही होगा। देयर कुड बी एक्सीडेंट्स इन इंडस्ट्रीज, देयर कुड बी डिजास्टर्स इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट और डिजास्टर मेनली अकर करते हैं टेक्निकल फेलियर की वजह से, या फिर जो हजार्डस मटेरियल है इंडस्ट्री में उसको इररिस्पॉन्सिबली हैंडल किया गया तो भी डिजास्टर हो सकते हैं। ऐसा ही एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था भोपाल में 3 दिसंबर 1984 में, लगभग 12:30 बजे। ये एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था जिसने बहुत जो पॉइजनस गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है along with hydrogen cyanide and other reaction products leaked out। ये दो गैसेस और उसके अलावा और भी जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स थे वो लीक हो गए पेस्टिसाइड फैक्ट्री से, पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड, वहाँ से लीक हुए हुए और ऑफिशियली रिकॉर्ड के हिसाब से इस एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई बहुत सी। ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 3598 1989 में यह हादसा हुआ। इसमें ऑल दो बहुत से लोग जो बच भी गए उनमें भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, जैसे बहुत से लोग जो है उनको ब्लाइंडनेस की वजह से सफ़र करना पड़ा, उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट हुआ, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ऑर्डर जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स जो है वो लोगों को हो गए बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इसी तरह का एक और इंसिडेंट हुआ 23 दिसंबर 2005 में। अब यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गाओकियो चोंगिंग चाइना, 243 people died and 9,000 were injured, 64,000 were evacuated। तो ऐसा इंसिडेंट हुआ और वहाँ पे चाइना में 243 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई। चोंगिंग जो है वो जगह जगह का नाम है, वहाँ पे ऐसा हुआ 243 लोग जो है उनकी डेथ हो गई, 9,000 जो है वो उनको इंजरी हुई और 6,000 पीपल को वहाँ से निकाला गया। बहुत से लोग इन बिटवीन उनकी डेथ हो गई जो कि एक्सप्लोजन के टाइम पे रन नहीं कर पाए। Those who could not escape in time suffered burns on ice, जो उस टाइम पे बाहर नहीं आ पाए उस स्पेस से, उस जगह के आसपास के रीजन से, उनको सफ़र करना पड़ा बर्न्स टू देयर आईज, आंखों में बर्न्स उनको फील हुए, स्किन और लंग्स जो है उनमें भी बर्न्स जो है वो फील हुए इस गैस की वजह से। तो क्या किया जा सकता है कि इस तरह के एक्सीडेंट्स जो हैं वो क्या ना हो, और बहुत कम चांसेस ऐसे एक्सीडेंट्स के रहें, लोगों को ज़्यादा इफेक्ट ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना। एक तो ये कि एरिया जो है जहाँ पे इंडस्ट्री है वो हाईली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्रीज जो है रेजिडेंशियल एरिया से दूर होनी चाहिए। People stay in vicinity of industry should be aware of their storage of toxins or hazardous substance and their possible effect in case if an accident occur। जहाँ पे भी इंडस्ट्री है उसके आसपास के लोगों को पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में किस
तरह के किस लेवल के डेंजरस सब्सटेंसेस यूज़ किए जा रहे हैं, और ऐसा कुछ अगर एक्सीडेंट हो जाए, डिज़ास्टर हो जाए, तो वो खुद को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं। फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए, और ये भी लिमिटेड होना चाहिए कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंडस्ट्री में कितने यूज़ किए जाएं, वो भी डिसाइडेड और लिमिटेड होना चाहिए। पोल्यूशन डिस्पर्जन जो है इंडस्ट्री की, वो क्वालिटी भी इंडस्ट्री की इम्प्रूव होनी चाहिए, ताकि कम से कम नुकसान जो है हम अपनी नेचर को पहुंचाएं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर हम पूरे दुनिया की बात करें तो ज़्यादातर जो है वो कौन सी इंडस्ट्री पाई जाती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये पाई जाती है। उसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो पाई जाती है। देन इंफॉर्मेशन आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से भी है। जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो रिसेंटली इमर्ज हुई है इंडस्ट्री। लेट्स हैव अ लुक ओवर कि कौन सी कंट्री में आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो जर्मनी में काफ़ी हैं, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया में। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंडिया में, हांगकांग में, साउथ कोरिया में, जापान में और ताइवान में। ये मेजर हब हैं इंडस्ट्री के। ठीक है, इसके अलावा मेजर हब जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के, वो है सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया। और इसके अलावा इंडिया का जो बेंगलोर रीजन है उसको भी मैनी टाइम सिलिकॉन वैली बोला जाता है इंडिया की। तो ये भी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाई जाती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लाइक अदर इंडस्ट्री टू comprise of various input, इसमें भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री में बहुत से इनपुट्स चाहिए, प्रोसेस चाहिए और फाइनली आउटपुट चाहिए। दिस इज फीडर इंडस्ट्री, whose products are used as raw material or other industries. जैसे हर एक इंडस्ट्री में होता है, दीज इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी बहुत से इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ अ फीडर इंडस्ट्री, वोज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है दूसरी इंडस्ट्रीज में। The input for industry include raw materials such as iron ore। ये जो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री है इसमें ऐसे इनपुट्स चाहिए जैसे कि आयरन ओर चाहिए, कोयल चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए। उसके अलावा लेबर चाहिए जो काम कर सके, कैपिटल, बहुत सी साइट जो है जहाँ पे लोकेटेड है जगह, लैंड,
वो चाहिए और उसके अलावा भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जो प्रोसेस है जिसमें आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें बहुत से स्टेजेस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। रॉ मटेरियल जो है उसको पुट किया जाता है ब्लास्ट फर्नांस में, और उसके बाद उसमें स्मेल्टिंग की जाती है, प्रोसेस किया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है आयरन ओर को। और उसके बाद वो रिफाइन करने के बाद कुछ और चीज़ें मिक्स की जाती हैं और उसके बाद हमें स्टील मिलता है, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। तो स्टील इज टफ, जिसको इजीली शेप किया जा सकता है, कट किया जा सकता है, और इसमें से वायर्स भी निकाली जाती है। स्पेशल अलॉय जो है स्टील में मिलाया जाता है, और कुछ और मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम, निकल और कॉपर जो है मिलाए जाते हैं। एलॉय जो है वो स्टील को एक अनयूजुअल हार्डनेस प्रोवाइड करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है, और एबिलिटी टू रेजिस्ट, जिसकी वजह से वो रस्ट से, साम लगने से बच पाता है। स्टील जो स्टील आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो किसी भी देश की बैकबोन मानी जाती है आज के मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाइम पे। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज, उसमें किसी ना किसी तरीके का आयरन या फिर स्टील जो है वो यूज़ हुआ होता है। हर एक मशीनरी में सारी पार्ट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। शिप्स में, ट्रेन्स में, ट्रक्स में और ऑटोज में ये सारे स्टील जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सेफ्टी पिन से लेके नीडल्स तक वो भी स्टील से बनी होती है। ऑयल वेल जो है वो ड्रिल किए जाते हैं स्टील की बनी हुई मशीनरी से। स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट आयरन, ट्रांसपोर्ट ऑयल, स्टील की जो बनी हुई पाइपलाइंस हैं उससे ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मिनरल्स जो हैं वो माइन किए जाते हैं स्टील के इक्विपमेंट यूज़ करके। फार्मिंग मशीन्स जो हैं मोस्टली स्टील से बनी होती हैं, और लार्ज बिल्डिंग्स जो हैं उनमें भी स्टील फ्रेमवर्क जो है वो बनाया जाता है। 1800 एडी से पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो लोकेटेड थी, जहाँ रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल हो। ठीक है। बाद में आइडल लोकेशन इनकी हो गई कोयल फील्ड, जहाँ आसानी से कोयल मिल सके, और कैनाल के आसपास, रेलवेज के भी आसपास। 1950s में आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो ऐसे एरिया में लोकेट होने लगी जहाँ लार्ज एरिया फ्लैट लैंड जो है सी के आसपास उनको मिल जाती थी। ये इसलिए क्योंकि इस टाइम तक स्टील वर्क जो है वो बहुत लार्ज हो चुका था। आयरन और जो है वो इंपोर्ट की जाने की ज़रूरत थी उस टाइम पे, ओवरसीज बाहर की कंट्री से इंडिया में लाने की। तो दिस इज़ द प्रोसेस। ये जो पिक्चर है वो है आयरन ओर को स्टील में मोल्ड करने का जो प्रोसेस है वो यूज़ किया जा रहा है। सो ये देखा जाता है कि इंडस्ट्री जो है वहाँ हो जहाँ पे आसपास रॉ मटेरियल मिले, चीप सस्ता लेबर मिल जाए, ट्रांसपोर्ट और मार्केट भी मिल जाए। ज़्यादा जो मेन एरियाज़ है इंडिया में स्टील प्रोड्यूसिंग एरियाज़, वो है बिहाली, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो। ये सारे जो हैं वो इन इंडस्ट्री में, ये सारे रीजन जो है यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भद्रवती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु, ये कुछ और इम्पोर्टेंट स्टील इंडस्ट्री हैं।
जो लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं। Let's have a look over certain regions where industries are found in India. कुछ ऐसे रीजन, इम्पोर्टेंट रीजन जहाँ पे इंडस्ट्रीज पाई जाती, स्पेशली हम लोग बात करेंगे इंडिया में जमशेदपुर की। 1947 से पहले सिर्फ एक आयरन एंड स्टील प्लांट था कंट्री में, जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। दिस वाज प्राइवेटली owned, ये प्राइवेट इंडस्ट्री थी। और इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और बहुत से आयरन एंड स्टील स्टील प्लांट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए। टिस्को जो है वो स्टार्ट हुई थी 1907 में, साक्ची, नियर द रिवर सुबर्ण रेखा। ठीक है, तो टिस्को 1907 में साक्ची, सुबर्ण रेखा रिवर के पास और खरकाई के पास, जो कि झारखंड में है, वहाँ पे शुरू हुआ। बाद में साक्ची जो है उसका नाम जो है वो जमशेदपुर कर दिया गया, इसी इंडस्ट्री के जो ओनर हैं उनके नाम के ऊपर। ज्योग्राफिकली अगर बात करें तो जमशेदपुर जो है मोस्ट कन्वीनियंट जो है लोकेटेड प्लेस है, जहाँ से आराम से आयरन जो है, आसानी से आयरन जो है वो मिल जाता है। साक्ची जो है वो बहुत से रीजंस की वजह से चूज़ किया गया था प्लेस स्टील प्लांट के लिए। वो रीजंस क्या थे? एक तो ये सिर्फ 32 किलोमीटर अवे था कालीमाटी स्टेशन से, जो कि बंगाल नागपुर रेलवे लाइन का स्टेशन। उसके अलावा ये आयरन ओर के पास था, ये लोकेशन। देन कोयल और मैग्नीज डिपॉजिट्स यहाँ पे पास जो थे कोलकाता में, वो पास थे। उसके अलावा यहाँ पे एक लार्ज मार्केट भी मिलती थी। दैट वाज द रीज़न कि यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री जो है उसकी लोकेशन डिसाइड हुई, और लोकेशन वहाँ पे थी। टिस्को को जहाँ पे आसानी से कोयल जो है वो झारिया से मिल जाता था, कोयल झारिया कोयल फील्ड से। आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मैग्नीज जो है वो उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से मिल जाता था। खारकई और सुंदर रेखा रिवर जो है, वहाँ से इसको आराम से पानी मिल जाता था, जो इंडस्ट्री की सप्लाई, इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए ज़रूरी था। उसके अलावा गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है वहाँ पे काफ़ी कैपिटल प्रोवाइड करती थी इंडस्ट्री को फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। इसीलिए साक्ची जो है एक आइडियल प्लेस चूज किया गया फॉर स्टील इंडस्ट्री। जमशेदपुर में बहुत से और भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं वो टिस्को के बाद बने। उन वो प्लांट्स में केमिकल्स प्रोड्यूस हुए, लोकोमोटिव्स पार्ट्स जो हैं वो बनाए गए ट्रेन्स के। देन एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स जो हैं वो बनाए गए, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल, वायर, ये सारी प्रोडक्शन जो है वहाँ पे हुई। डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपनड द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। क्योंकि ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेस है बाकी बहुत सी इंडस्ट्रीज का, तो ये एक बहुत बड़ा बेस बनी बाकी की इंडियन इंडस्ट्री के सेक्टर्स के लिए। क्योंकि ये जो भी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में होती है वो बाकी इंडस्ट्रीज को उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। जमशेदपुर के बाद हम बात करेंगे इंडिया से बाहर भी, हम पिट्सबर्ग की बात करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की।
यहाँ पे पिट्सबर्ग को भी इसकी लोकेशनल एडवांटेज मिलती है। ठीक है। कुछ जो रॉ मटेरियल है जैसे कि कोयल जो है वो आराम से लोकली मिल जाता है। आयरन और जो है वो आयरन माइन से आता है, मिनेसोटा से, जो कि 1500 किलोमीटर है पिट्सबर्ग से। उसके बीच में माइंस हैं। पिट्सबर्ग जो है वर्ल्ड बेस्ट रूट है शिपिंग ओर के लिए, जो सस्ते शिपिंग ओर प्रोवाइड किए जाते हैं उसके लिए। द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे के लिए। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया। ओहियो, द मोनोगाला एंड अलघे रिवर जो हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड करती हैं एडुकेट वाटर सप्लाई। अलघानी रिवर आज जो है टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन Pittsburgh itself. They are located in valley of Monongahela and Allegheny rivers over Pittsburgh and along the Ohio River below it. Finished steel is transported to the market by both land and water routes. क्योंकि रीजन वैसा है, लोकेशन वैसा है पिट्सबर्ग का कि आराम से मार्केट जो है फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचाया जा सकता है। लैंड के ज़रिए भी, लैंड में भी इजीली ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, और वाटर के ज़रिए भी। लोकेशन जो ऐसी है पिट्सबर्ग की। पिट्सबर्ग एरिया जो है वहाँ पे बहुत सी और भी इंडस्ट्रीज हैं, स्टील मिल्स हैं। These use steel as their raw material to make many different products। जैसे इंडिया में वो बेसिक जो स्टील मेड प्रोडक्ट है वो बाकी वो चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं, वैसे यहाँ के पिट्सबर्ग के भी बाकी चीज़ों में, जैसे कि रेल रोड इक्विपमेंट में, हैवी मशीनरीज और रेल्स में यूज़ किए जाते हैं। अभी हम बात करेंगे, इससे पहले हमने स्टील इंडस्ट्री की बात करी, अभी हम बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्रीज से पहले हम बात करते हैं सिंपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बहुत पुराने टाइम से इंडिया में है। पहले शुरू में छोटे लेवल थे में थी कॉटेज इंडस्ट्रीज टाइप्स, और इसमें बहुत सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, स्पेशली यार्न यूज़ की जाती है। इसमें यार्न के लिए कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, ये सब यूज़ किए जाते हैं क्लॉथ बनाने के लिए। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रॉ मटेरियल इन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। फाइबर्स जो हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स हैं वूल, सिल्क, कॉटन, लाइनिंग एंड जूट। जबकि मैन मेड फाइबर्स में आ जाएगा नाइलन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक्स एंड रेयॉन। ये मैन मेड फाइबर्स हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है। टिल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18 सेंचुरी कॉटन क्लोथ्स जो है वो हाथ से बनाए जाते थे, स्पिनिंग टेक्निक यूज़ की जाती थी, लूम्स यूज़ किए जाते थे। लेकिन 18 सेंचुरी के बाद पावर लूम्स जो हैं वो आ गए, और उससे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। शुरू में ये ब्रिटेन में इस्टेब्लिश हुआ, और उसके बाद बाकी के दुनिया के पार्ट में फैल गया। आज इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है कॉटन टेक्सटाइल के। इंडिया का तो ग्लोरियस ट्रेडिशन रहा है कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने का। ब्रिटिशर्स से पहले, ब्रिटिशर्स के इंडिया आने से कॉटन जो है हैंड स्पन की जाती थी, हैंड वोवन होती थी, क्लॉथ रेडी ऑलरेडी जो है उसका एक वाइड मार्केट था कॉटन का। मसलिन जो ढाका का है, चिंतेज, मसूलीपट्टनम का, कैलिकॉस कैलिकट का, गोल्ड वोराउट कॉटन ऑफ
बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा, ये पूरी दुनिया में जो है इन यहाँ के टेक्सटाइल जो है नाउन थे, पूरी दुनिया में जाने जाते थे उसकी क्वालिटी के लिए और उसके डिज़ाइंस के लिए। लेकिन जब प्रोडक्शन जो है हाथ से की जाती थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती थी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होती थी। इसलिए ट्रेडिशनल कॉटन इंडस्ट्री जो है कंपटीशन नहीं फेस कर पाई जो कि वेस्ट में टेक्सटाइल मिल से आया, क्योंकि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन की जाती थी इंडस्ट्रीज में, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो सस्ता होता था, गुड क्वालिटी भी, फैब्रिक की मशीन मेड होती थी तो क्वालिटी भी अच्छी होती थी। सबसे पहला सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल जो है वो मुंबई में 1854 में जो एस्टेब्लिश हुआ। द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, ports of for importing machinery, availability of raw material and skilled labor resulted in rapid expansion of the industry in the region. इनिशियली ये जो इंडस्ट्री है वो ये फ्लरिश हुई महाराष्ट्र और गुजरात में, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो है इस इंडस्ट्री को फेवर करता है। यहाँ का ह्यूमिड क्लाइमेट है, ऑल्दो आज जो ह्यूमिडिटी है वो आर्टिफिशियली भी कई जगहों पे कॉटन क्रिएट की जाती है। और रॉ कॉटन is a pure and not weight losing raw material. So this industry has spread to, ये जो इंडस्ट्री इंडिया में स्प्रेड हुई है, कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, यहाँ पे इन सारे रीजन्स में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पाई जाती है। इसके अलावा अहमदाबाद, अहमदाबाद जो है गुजरात में साबरमती रिवर के अम, पास पाया जाता है और फर्स्ट मिल जो यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई 1859 में। जल्दी ही ये लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी जो इंडिया की बन गई। अहमदाबाद वॉज देयर फोर often referred as मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद जो है उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है बोला जाता है। फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल थे ऐसी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए। अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरियाज, कॉटन ग्रो एरियाज के आसपास ये रीजन है, यहाँ पे इजीली रॉ मटेरियल मिल जाता है, क्लाइमेट आइडल है स्पिनिंग के लिए, ह्यूमिडिटी है वहाँ पे, वीविंग के लिए अच्छा क्लाइमेट है, फ्लैट टेरेन, फ्लैट जगह है इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, इजी अवेलेबल है लैंड, सूटेबल है मिल्स बनाने के लिए, डेंसली पॉपुलेटेड है ये रीजन, इसलिए लेबर भी आसानी से, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाता है। वेल डेवलप्ड रोड और रेलवे नेटवर्क यहाँ पे इसको फेवरेबल बनाते हैं इंडस्ट्री बनाने, इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए। उसके अलावा मार्केट यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, पोर्ट्स पे इजीली जो मार्केट जो है वो एसेसिबल है। देन रिसेंट ईयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, बहुत सी इंडस्ट्रीज जो है वो क्लोज डाउन हो गई हैं। ये इसलिए क्योंकि न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स जो है कंट्री में डेवलप हो रहे हैं। उसके अलावा नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स और टेक्नोलॉजी जो अहमदाबाद की अपग्रेड नहीं हो रही, वो भी एक रीज़न है कि यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो कम हो रही है अभी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ओसाका। ओसाका जो है मेन सेंटर है टेक्सटाइल का, जप जो कि जापान में है। इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान भी बोला जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई ओसाका में, बहुत से रीज़न की वजह से, स्पेशली जोग्राफिकल रीजन, उसके अलावा एक्सटेंसिव प्लांट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट जो कि बहुत अच्छा है स्पिनिंग और वीविंग के लिए। रिवर योदो जो है बहुत सफिशेंट
वाटर प्रोवाइड करती है, लेबर यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, लोकेशन जो है वो पोर्ट के पास है, आराम से ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से हो सकती है, रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड है रॉ मटेरियल के ऊपर, जो वहाँ आसानी से मिल जाता है। कॉटन जो है वो इजिप्ट से इंपोर्ट किया जाता है, उसके अलावा इंडिया, चाइना और यूएसए से इंपोर्ट किया जाता है। द फिनिश प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैड ए गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी ऑफ लो प्राइस एंड लो प्राइस. Though it is one of the important textile cities in the country of late, the cotton textile industry is now replaced by other industries. ओसाका में अब सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज ही नहीं है, उसके अलावा आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी है, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये सारी सीमेंट इंडस्ट्री ये भी पाई जाती हैं ओसाका में. सो दीज वर सर्टन रीजन्स जहाँ पे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं. इम्पोर्टेंट रीजन्स हमने यहाँ इस चैप्टर में समझे कि क्या रीज़न है एक इंडस्ट्री की लोकेशन के, और ये सारी केस स्टडीज़ करके जो हमने देखी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की और स्टील इंडस्ट्रीज़ की, कि वो जो फैक्टर्स हैं किस तरीके से इनको भी इफेक्ट किए हैं और किस तरीके से ये कंपनीज इस्टेब्लिश की गई हैं.